हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए एक मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए सेशन में चलते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहे थे गांधी युग। और गांधी युग में हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। किस प्रकार से आंदोलन में गांधी जी की भूमिका रही, खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है खिलाफत आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो दो नेता याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली का। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। दो नेता याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे। खिलाफत आंदोलन के अगर बात किया जाए उद्देश्य का, तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना एवं ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षण करना, ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे, वे थे बिहार से स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये स्वामी श्रद्धानंद बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था। कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस लिए किया गया था, तो खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस के द्वारा यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक प्रमुख संस्था थी, उसके द्वारा भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था, क्योंकि खलीफा की पुनः स्थापना करने के लिए एवं मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर दे सकते हैं, वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, तो ये था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये था तुर्की से। तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किया जाना था, जो 1924 में समाप्त भी कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था वो था तुर्की से। खिलाफत समिति का गठन अली बंधु ने किस वर्ष किया था, तो बॉम्बे में 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन अली बंधु के द्वारा बॉम्बे में 1919 में किया गया था। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी, तो सितंबर 1919 में। खिलाफत समिति का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ, तो उस समय जो वायसराय रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में किसके शासन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थित किया गया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखे जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में कि यह एक आंदोलन था जो हिंदू और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसने लिखा, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो ये कहे थे गांधी जी। जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब हिंदू उनसे दूर रहें तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये कहे थे गांधी जी।
किसने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? तो महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे कहाँ संपन्न हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट है, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया? तो तुर्की के खिलाफ। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो तुर्की के खिलाफ। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद में, जून 1920 में। वर्ष 1920 का खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में, वो जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी दिया गया था हकीम अजमल खान ने को, जिन्हें खिलाफत आंदोलन के समय त्यागे थे और उन्हें यह पदवी 1908 में मिली थी। हकीम अजमल खान के द्वारा हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी जाती है खिलाफत आंदोलन के समय, उन्हें यह पदवी 1908 में दिया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो वो था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एक कट्टर हिंदूवादी नेता थे, अतः उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किस भारतीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो वे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की जाती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनकी अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आना ये रहा परिणाम। हालांकि खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में चला था उसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों से समर्थन मिला। इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। ठीक है, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया 1924 में और तुर्की को बेहतर शर्त पेश की गई थी। किसने कहा था कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में? वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में, ये कहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी ऐसी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? एचिंसन ने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। ये था मुस्लिमों का खिलाफत आंदोलन और हिंदुओं से थे असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बीच में यह स्टेटमेंट दिया गया था एचिंसन के द्वारा। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत दिवस, ठीक है, खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर 1919 को। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें बतलाया गया था। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो यह एक खिलाफत की शाखा थी। 1921 का मोपला आंदोलन जो केरल के मालाबार तट पर हुआ था, यह एक खिलाफत आंदोलन का शाखा था। बाद में यह एक किसान विद्रोह के रूप में जन्म लेता है। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया? तो 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में। अगला जो है हमारा
टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को और 1 अगस्त 1920 से चलता जो है वो है 12 फरवरी 1922 तक। 12 फरवरी 1922 तक। इसके प्रमुख घटनाएं में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वो था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, जो प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 से। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये थे CR दास। ठीक है, 1920 के नागपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया तो वो थे CR दास। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का कारण था खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट और पंजाब में अत्याचार। खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट और पंजाब में अत्याचार असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के मुख्य कारण थे। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? महात्मा गांधी ने। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में सितंबर 1920 में। पाल और लाल में एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता होता है, वो हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में अध्यक्षता किया जाता है विशेष अधिवेशन। कलकत्ता का सितंबर में 1920 में अधिवेशन किया जाता है लाला लाजपत राय, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या क्या सम्मिलित था? तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग किया जाए, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार हो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों की भुगतान न करना और न्यायालय का बहिष्कार। ये सभी संकल्पना में सम्मिलित हैं। प्रथम है, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार हो, विदेशी सेवा का बहिष्कार हो, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग किया जाए, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार हो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, सरकारी करों का भुगतान न करें एवं न्यायालय का बहिष्कार करना इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो वो है हमारा बिहार। ठीक है, वो बिहार प्रदेश में पुनः शराब लागू किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस किया था? तो वो था कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दी थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? अपने वकालत छोड़ने वाले कौन कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है जो वकालत छोड़े थे। प्रथम चित्तरंजन दास, जिन्हें 1923 में आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने अपना वकालत छोड़ा था। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? परिणाम यानी कि रिजल्ट नहीं देख सके थे, वे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय ही हो जाती है, अर्थात 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, अर्थात इन्होंने परिणाम नहीं देखा था। बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? वे थे शौकत अली। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? वो थे शौकत अली। अगला है तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तिलक के बारे में गांधी जी कहते हैं मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920। बात किया जाए तिलक का, तो तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव प्रारंभ किया जाता है। गणपति उत्सव 1893 में, वही 1895 में शिवाजी महोत्सव। तिलक ही जो थे होम रूल लीग आंदोलन लाए थे भारत में। 1916 में तिलक के द्वारा ही होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक के द्वारा 2 पत्रिका नाम याद रखिएगा, एक है मराठी जो भाषा थी वो थी इंग्लिश, और पत्रिका प्रारंभ की जाती है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पे गांधी जी कहते हैं मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। महात्मा गांधी कहे थे। नेक्स्ट है वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश क्या था? तो स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन एवं ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। स्वदेशी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन और ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? नाम याद रखना है राहुल संकृत्यायन का। तो 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय नेता थे। ठीक है, छपरा जो बिहार में पड़ता है वहां से थे राहुल संकृत्यायन। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद। अगला है किसने असहयोग विरोधी सभा की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ के द्वारा। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना, शीतलवाड़ के द्वारा किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी कहे थे विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहे थे गांधी जी। हालांकि इसके ठीक अपोजिट कहे थे यह एक निष्ठुर बर्बादी है, ये कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला है सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी किए थे। असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किए थे मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी आदि। अगला है 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलता है। 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई संस्था थी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, सभी 1920 में ही। इसी समय विदेशी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना था। इसके उपलक्ष्य में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में तथा जामिया मिलिया 1920 में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? वे थे जयप्रकाश नारायण। बिहार विभूति जयप्रकाश नारायण ये थे। इनका असहयोग आंदोलन के समय इनका परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचा था,
फिर भी इन्होंने अपने परीक्षा को ठुकरा कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। ये थे जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी के संबंध में सही कथन है, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, उनके द्वारा ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया गया था। एक याद रखिएगा, जब तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होती है। इसी उपलक्ष्य में एक फंड जमा किया जाता है, तिलक स्वराज कोष, ठीक है, तिलक स्वराज फंड जमा किया जाता है, जिसके अंतर्गत तिलक स्वराज फंड के सभी पैसों से चरखा लेकर गरीबों में बांट दिया जाता है, ताकि वो अपने लिए वस्त्र का उत्पादन कर सकें। तो उनके द्वारा ही ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रचारक कौन थे? तो ये थे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रचारक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह था चेंचू आंदोलन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में असहयोग आंदोलन के समय में कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? तो यह था चेंचू आंदोलन। अगला है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। चौरा चौरी की हिंसा के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी की घटना के समय गांधी कहाँ थे? तो ये थे बारदोली में। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। अगला है, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी की सूचना दी थी? तो वे थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी। नाम याद रखना है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी का। ये महात्मा गांधी को चौरा चौरी की सूचना देते हैं तार द्वारा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? तो 12 फरवरी 1922, 4 फरवरी को घटना घटती है, इसके 8 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। और इस समय जो गांधी जी थे वे थे बारदोली में। 2 क्वेश्चन पूछता है, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय नोआखली में थे गांधी जी, और जब असहयोग आंदोलन में चौराचारी घटना होती है तो उस समय गांधी जी होते हैं बारदोली में। दोनों याद रखिएगा, बारदोली में कब थे? तो 1922 में चौरा चौरी के समय एवं स्वतंत्रता के समय गांधी जी नोआखली में थे। असहयोग, यहाँ है क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। वही 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी की घटना होती है। अगला है, किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह तो असफलता को स्वीकार करना है? यह तो असफलता को स्वीकार करना है, ये कहे थे असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं यह तो असफलता को स्वीकार करना है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो जहाँ पे गांधी जी थे अर्थात बारदोली में। चौरा चौरी घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बारदोली में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को, 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है जब गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। और उसके बाद कांग्रेस का आयोजन होता है 24 फरवरी 1922 को। तो उस समय डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव लाया था। नेक्स्ट है, 1922 में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो BM बापट, पांडुरंग महादेश बापट, BM बापट के द्वारा मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन के बारे में सत्य कथन बतलाना है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बिल्कुल सही है, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तथा इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। मोतीलाल नेहरू और CR दास
और मोतीलाल नेहरू ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय अपने कॉलेज में वकालत छोड़कर आए थे, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए और जब ये चरम सीमा पे थी तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इस कारण इनका काफ़ी विरोध भी होता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तत्व। इस आंदोलन की अवधि जो है 1920 से 22 तक की थी। असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 से 22 तक, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति महात्मा गांधी के किस आंदोलन का लक्ष्य था, तो वो था असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, इसमें बहिष्कार की योजना भी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट चुका था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय संबंधित प्रमुख घटना। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित होता है सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित होता है सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में और असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाता है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाता है दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, ये सभी स्थापित किया जाता है 1920 में। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, सभी का स्थापना 1920 में होता है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, यानी कि चौरी चौरा कांड जो होता है वो होता है 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जला दिया जाता है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी में उग्र भीड़ द्वारा चौरी चौरा नामक जगह पर पुलिस का थाना जला दिया जाता है। बारदोली प्रस्ताव, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होता है 12 फरवरी 1922 को। बारदोली प्रस्ताव, गांधी जी बारदोली में ही थे, बारदोली प्रस्ताव लाया जाता है, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाता है 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है 10 मार्च 1922 को। इसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 मार्च 1922 को। अगला जो है हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी देखते हैं, स्वराज पार्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 2023 को किया जाता है। 1 जनवरी 2023 का गठन को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और गठन करता है मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी, तो जो मुख्य उद्देश्य था स्वराज पार्टी के गठन करने का, तो काउंसिल में प्रवेश कर, यानी कि काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना मुख्य उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। काउंसिल में प्रवेश कर उनके काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। नेक्स्ट है, तथा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, यह भी था। किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए थे CR दास। CR दास के द्वारा गया का अधिवेशन किया जाता है 1922 में। गया में 1922 में, बिहार में 3 अधिवेशन होते हैं, 12, 22 और 40 में। 22 में जो होता है वो गया अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनाते हैं, वो रहता है स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी, तो वे थे चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, तो वो थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 16 दिसंबर 1922 को
को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लेते हैं मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वे थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1930 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो CR दास जो थे वे थे अध्यक्ष। CR दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यंगार स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत में थे और विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष थे। केंद्रीय असेंबली में चुने जाने वाले प्रथम अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल एवं NC केलकर प्रमुख नेता थे। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता CR दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यंगार, विट्ठल भाई पटेल और NC केलकर, ये सभी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये किए थे CR दास। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने घोषणा किया था। वही बाद में जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। तो वही बोला गया है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा CR दास ने की थी। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं CR दास। अगला है कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन सम्मिलित थे? कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन सम्मिलित थे? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, ये सभी स्वराज दल से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 1923 में विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो ये किए थे मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस में। 1923 में विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मध्य प्रांत में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, 1925 में चुने गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है CR दास की मृत्यु के बाद। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा किया था। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा किया था स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण घटना और उनके वर्ष। प्रमुख घटना है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता होता है 1916 में। लखनऊ समझौता होता है 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया 16 दिसंबर 1922 को। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था 16 दिसंबर 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में। वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं विट्ठल भाई पटेल, वो बनते हैं 1925 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं विट्ठल भाई पटेल 1925 में। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं स्वराज पार्टी। तो वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पल पल मिलता रहे। थैंक यू। वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद।